जय भीम दोस्तों। भारत में सबसे अधिक राजनीति अगर किसी के नाम पर होती है तो वो हैं बाबा साहेब अंबेडकर। बहुजनों से उनका वोट लेने के लिए हर पार्टी अपने आप को अंबेडकरवादी सिद्ध करने में लगी रहती है। इस देश के वे नेता लोग जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे के लिए बाबा साहेब के नाम का प्रयोग करते हैं, वे नेता जो बाबा साहेब के विचारों और उनके संविधान से सख्त नफरत करते हैं, उनके हृदय का दोहरा चरित्र और नकली अंबेडकरवादी बनने का ढोंग कभी ना कभी उजागर हो ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बाबा साहेब के विचारों का संरक्षक और बहुजनों का हितैषी बताते नहीं थकती, आज ग्वालियर हाईकोर्ट के मनुवादी और जातिवादी मानसिकता के कुछ वकील जो हाईकोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होने से रोक रहे हैं, इस विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। इस वक्त जब ये सब हो रहा है, तब कहां है वे नेता लोग जो चुनावी मौसम में अंबेडकरवादी होने का ढोंग करते हैं। कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, जिसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे। आज ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा विरोध को लेकर अमित शाह की एक ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसने सबको झकझोर करके रख दिया है। आज हम उसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे, अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विरोध को लेकर अमित शाह की उस विवादास्पद प्रतिक्रिया पर चर्चा करने से पहले बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। भारत के इतिहास में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो समय की धूल में दबकर भी अपनी चमक नहीं खोती। ऐसी ही एक कहानी है बाबा साहेब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने न केवल अपने समय की जकड़न को तोड़ा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह बनाई। उनकी जिंदगी का हर पन्ना संघर्ष, साहस और सत्य की तलाश से भरा है। आज हम बात करेंगे उनके जीवन के उस दौर की जब वे बड़ौदा रियासत में एक उच्च पद पर नियुक्त हुए, लेकिन अपनी जाति के कारण अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यह वह समय था जब उनके मन में सामाजिक सुधार का बीज और गहरा अंकुरित हुआ। यह 1913 की बात है। डॉक्टर अंबेडकर उस समय मात्र 22 साल के थे। उनकी प्रतिभा का लोहा हर कोई मानता था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उन्हें छात्रवृत्ति दी थी। महाराजा सयाजीराव उन दिनों के प्रगतिशील शासकों में से एक थे जो शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना चाहते थे। उनकी नजर में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी प्रतिभा थे जो न केवल बड़ौदा रियासत बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सकती थी। यही सोचकर महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा और यह शर्त रखी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बड़ौदा रियासत में अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अवसर को दोनों हाथों से थामा। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में गहन अध्ययन किया। उनकी थीसिस और उनके विचारों ने वहां के विद्वानों को प्रभावित किया। 1913 में जब वे भारत लौटे तो उनके पास न केवल डिग्रियां थीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी था। एक ऐसा दृष्टिकोण जो समाज की जड़ों में बसी असमानता को उखाड़ फेंकना चाहता था। लेकिन भारत लौटते ही उन्हें उस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिससे वे बचपन से जूझते आए थे, जातिगत भेदभाव। बड़ौदा रियासत में डॉक्टर अंबेडकर को मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाला पद था। एक युवा जिसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री थी, जिसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा हर तरफ थी, उसे इस पद पर देखकर कोई भी गर्व महसूस करता। लेकिन बड़ौदा के समाज की हकीकत कुछ और थी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। उनकी नियुक्ति की खबर फैलते ही बड़ौदा के उच्च वर्गों में खलबली मच गई। लोग यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि एक अछूत, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, उनके साथ एक कार्यालय में बैठे उनके बराबर का पद संभाले। डॉक्टर अंबेडकर जब अपने कार्यालय में पहुंचे तो उन्हें जो अनुभव हुआ वह किसी भी संवेदनशील इंसान के दिल को चीर देता।
उनके लिए कोई कुर्सी नहीं थी, कोई टेबल नहीं थी। कार्यालय के कर्मचारी उन्हें घृणा की नजरों से देखते थे। उनके कागजात तक को छूने से लोग कतराते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब उन्हें कुछ फाइलें दी गईं, तो कर्मचारियों ने उन्हें दूर से फेंक दिया, जैसे कि उनके हाथों का स्पर्श भी अशुद्ध हो। पानी पीने की बात तो दूर, उन्हें कार्यालय में पानी का गिलास तक नहीं दिया जाता था। यहां तक कि चपरासी तक उनसे दूरी बनाए रखते थे। सोचिए, एक युवा जो अपने देश की सेवा के लिए विदेश से लौटा हो, जिसने रात दिन मेहनत करके अपनी जगह बनाई हो, उसे अपने ही लोगों से ऐसा व्यवहार मिले। यह अपमान केवल डॉक्टर अंबेडकर का नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का था जो इंसान को इंसान नहीं, उसकी जाति से आंकती थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस अपमान को चुपचाप सहने के बजाय इसे अपने भीतर की आग में ईंधन बनाया। इस दौरान एक और घटना ने उनके दिल को गहरी चोट पहुंचाई। बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें कोई घर नहीं मिल रहा था। कोई भी मकान मालिक उन्हें किराए पर कमरा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में रहना शुरू किया, जहां उन्होंने अपना असली नाम छिपाकर कमरा लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में जब लोगों को पता चला कि वे एक अछूत हैं, तो उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। यह वह समय था जब डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि शिक्षा और डिग्रियां चाहे कितनी भी हों, समाज की मानसिकता को बदलना सबसे बड़ी चुनौती है। बड़ौदा में बिताए गए ये दिन उनके लिए बेहद कठिन थे। एक तरफ महाराजा का आदेश था कि वे रियासत में काम करें, दूसरी तरफ सामाजिक बहिष्कार उन्हें हर कदम पर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार कुछ महीनों बाद डॉक्टर अंबेडकर ने यह फैसला लिया कि वे बड़ौदा छोड़ देंगे। यह फैसला केवल एक नौकरी छोड़ने का नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का था जो इंसान की काबिलियत को उसकी जाति के तराजू में तोलती थी। लेकिन इस दौर ने डॉक्टर अंबेडकर को एक गहरी सीख दी। उन्होंने समझा कि व्यक्तिगत सफलता तब तक अधूरी है जब तक समाज का हर व्यक्ति बराबरी का हक नहीं पाता। बड़ौदा का यह अनुभव उनके लिए एक दर्पण था, जिसने उन्हें दिखाया कि समाज की जड़ों में बसी असमानता को खत्म करने के लिए केवल पढ़ाई लिखाई या नौकरी काफी नहीं है। इसके लिए संगठित आंदोलन, नीति और वैचारिक क्रांति की जरूरत है। यही वह बीज था जो आगे चलकर उनके जीवन के हर संघर्ष में दिखाई देता है, चाहे वह महाड़ सत्याग्रह हो, पूना पैक्ट हो या भारतीय संविधान का निर्माण। बड़ौदा का यह अनुभव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डॉक्टर अंबेडकर की धैर्यता और दृढ़ता को उजागर करता है। वे चाहते तो इस अपमान से टूट सकते थे, हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उनके लिए यह केवल एक नौकरी का मसला नहीं था, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक जंग थी जो लाखों लोगों को इंसानियत का हक नहीं देती थी। इस घटना के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का रास्ता चुना शुरू किया। उन्होंने फैसला लिया कि वे न केवल अपने लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए लड़ेंगे जो इस्लामिक भेदभाव का शिकार हैं। बड़ौदा का यह दौर उनके लिए एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें न केवल एक विद्वान बल्कि एक समाज सुधारक और क्रांतिकारी बनाया। दोस्तों, बात उस समय की है जब डॉक्टर अंबेडकर उस समय करीब 29 साल के थे। उनकी जिंदगी का यह दौर बेहद चुनौतीपूर्ण था। विदेश से पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा रियासत में उन्हें जो अपमान सहना पड़ा, वह उनके लिए एक गहरा सबक था। उन्होंने देखा कि शिक्षा और डिग्रियां चाहे कितनी भी हों, समाज की गहरी जड़ों में बसी जातिगत मानसिकता को बदलना आसान नहीं है। लेकिन उनके भीतर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अन्याय को भस्म करना चाहती थी। वे समझ चुके थे कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले उन लोगों को आवाज देनी होगी जिन्हें सदियों से मूक बनाकर रखा गया था। यही सोच उन्हें मूक नायक तक ले गई। मूक नायक का अर्थ है मूक लोगों की आवाज। इस नाम में ही डॉक्टर अंबेडकर का मकसद छिपा था। उस समय भारत में समाचार पत्र तो कई थे, लेकिन वे ज्यादातर उच्च वर्गों या स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थे। दलितों, अछूतों और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की बात करने वाला कोई मंच नहीं था। इन लोगों की पीड़ा, उनके हक, उनकी आकांक्षाएं, यह सब समाज के लिए जैसे अदृश्य था। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि अगर इन लोगों को मुख्य धारा में लाना है
तो उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए जो उनकी बात को बिना डर के दुनिया तक पहुंचाए। यही वजह थी कि उन्होंने मूक नायक शुरू करने का फैसला लिया। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उस समय न तो उनके पास पर्याप्त पैसा था, न ही संसाधन। फिर भी उनकी इच्छा शक्ति और कुछ सहयोगियों की मदद से मूक नायक का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ। यह अखबार मराठी में था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उनकी बात आम लोगों, खासकर महाराष्ट्र के दलित समुदाय तक सीधे पहुंचे। इस अखबार के पीछे उनका मकसद था जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय और अछूतों की स्थिति को उजागर करना, साथ ही लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना। मूक नायक के पहले अंक में ही डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी लेखनी की ताकत दिखा दी। उन्होंने लिखा, हमारा उद्देश्य उन लोगों की आवाज बनना है जिन्हें समाज ने सदियों से चुप कर रखा है। हम न तो किसी का पक्ष लेंगे, न ही किसी से डरेंगे। हमारा धर्म है सत्य और न्याय की बात करना। यह शब्द केवल एक अखबार की शुरुआत नहीं थे, बल्कि एक क्रांति का आगाज थे। उन्होंने अपने लेखों में साफ साफ कहा कि अछूतों का दुख केवल उनकी नियति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नतीजा है जिसे बदला जा सकता है। मूकनायक में छपने वाले लेख उस समय के लिए बेहद साहसिक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की उन परंपराओं पर सवाल उठाए जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती थीं। उन्होंने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश, सार्वजनिक कुओं से पानी पीने और शिक्षा के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाया। लेकिन उनकी लेखनी में केवल आलोचना नहीं थी, बल्कि एक रास्ता भी था। वे बार बार लिखते थे कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही वह रास्ता है जो दलितों को आजादी दिला सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी नियति को स्वीकार करने के बजाय उसके खिलाफ लड़ें। इस अखबार की एक खास बात यह थी कि यह केवल दलितों तक सीमित नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उनकी बात समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसलिए मूकनायक में सामाजिक सुधार, अर्थशास्त्र, राजनीति और शिक्षा जैसे व्यापक विषयों पर भी लेख छपते थे। उन्होंने उच्च वर्गों को भी संबोधित करते हुए लिखा कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसका हर हिस्सा बराबरी का हक पाए। उनकी यह सोच उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग जातिगत व्यवस्था को एक स्थायी सत्य मानते थे। लेकिन मूकनायक को चलाना आसान नहीं था। आर्थिक तंगी एक बड़ी चुनौती थी। उस समय दलित समुदाय के पास न तो पैसा था, न ही पढ़ने लिखने की सुविधाएं। अखबार की छपाई और वितरण के लिए धन जुटाना एक जंग जैसा था। कई बार तो डॉक्टर अंबेडकर को अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते थे। इसके अलावा सामाजिक विरोध भी कम नहीं था। उच्च वर्गों के लोग मूकनायक को एक खतरे की तरह देखते थे। उन्हें लगता था कि यह अखबार समाज की पवित्र व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कई बार अखबार के वितरकों को धमकियां मिलती थीं और कुछ जगहों पर तो अखबार के पन्ने तक फाड़ दिए जाते थे। इन सब के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि शब्दों की ताकत तलवार से भी ज्यादा तेज होती है। मूकनायक के जरिए उन्होंने न केवल दलितों में जागरूकता पैदा की, बल्कि उन्हें एकजुट होने का मंत्र भी दिया। इस अखबार ने दलित समुदाय में एक नई चेतना जगा दी। लोग जो सदियों से चुप थे, अब अपनी बात कहने लगे। वे समझने लगे कि उनका दुख केवल उनकी किस्मत नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा है जिसे बदला जा सकता है। मूकनायक भले ही ज्यादा समय तक न चल सका। 1923 तक यह आर्थिक और सामाजिक दबावों के कारण बंद हो गया, लेकिन इसने अपने छोटे से जीवन काल में जो प्रभाव छोड़ा वह अमर है। इस अखबार ने न केवल दलित आंदोलन की नींव रखी, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर को एक ऐसी पहचान दी जो आगे चलकर उनके हर संघर्ष का आधार बनी। मूकनायक के बाद उन्होंने बहिष्कृत भारत और जनता जैसे अन्य समाचार पत्र भी शुरू किए, लेकिन मूकनायक उनकी पहली आवाज था जो समाज की दीवारों को तोड़ने के लिए गूंजी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। एक अखबार, कुछ पन्ने और एक साहसी इंसान की लेखनी, यह सब मिलकर एक ऐसी क्रांति ला सकता है जो सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ दे। डॉक्टर अंबेडकर का मूकनायक उस समय के अंधेरे में एक दीपक की तरह था, जिसने न केवल रास्ता दिखाया,
बल्कि लोगों को उस रास्ते पर चलने की हिम्मत भी दी। आज जब हम मूकनायक के बारे में सोचते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि आवाज उठाना कितना जरूरी है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चाहे संसाधन कितने ही कम हों, अगर इरादा पक्का हो तो एक छोटा सा कदम भी इतिहास बदल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने मूकनायक के जरिए यही किया। उन्होंने मूक लोगों को आवाज दी और उस आवाज को इतना बुलंद किया कि वह आज भी गूंज रही है। 1930 का समय भारत के लिए उथल पुथल भरा था। स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यह कॉन्फ्रेंस भारत के विभिन्न समुदायों, राजनीतिक दलों और नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास थी, ताकि भारत के लिए एक नए संविधान की रूपरेखा तैयार की जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख, हिंदू महासभा और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी आवाज थी जो सदियों से दबी थी, दलितों की आवाज। और इस आवाज को बुलंद करने की जिम्मेदारी थी डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर। डॉक्टर अंबेडकर को इस कॉन्फ्रेंस में दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था, क्योंकि यह पहली बार था जब दलितों की बात को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा जा रहा था। उस समय तक डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आंदोलनों जैसे महाड सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए यह साबित कर दिया था कि वे न केवल एक विद्वान हैं, बल्कि एक ऐसे नेता भी हैं जो समाज के सबसे निचले तबके के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी भूमिका सिर्फ दलितों की बात रखने तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे थे जो दलितों को राजनीतिक शक्ति दे सके। उस समय भारत में मतदान का अधिकार बहुत सीमित था और दलितों को तो राजनीतिक प्रक्रिया में कोई जगह ही नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्फ्रेंस में एक साहसिक मांग रखी, दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। इसका मतलब था कि दलित अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अलग से मतदान करेंगे, ताकि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही विधायिका में पहुंचें। यह मांग उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, क्योंकि यह न केवल दलितों को राजनीतिक आवाज देती, बल्कि उन्हें उच्च वर्गों के दबाव से मुक्त करती। लेकिन इस मांग ने एक तूफान खड़ा कर दिया। खासकर महात्मा गांधी को यह मांग स्वीकार नहीं थी। गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचक मंडल से हिंदू समाज में फूट पड़ जाएगी। वे दलितों को हिंदू समाज का हिस्सा मानते थे और चाहते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान हिंदू समाज के भीतर ही हो। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि हिंदू समाज ने सदियों तक दलितों को अछूत बनाकर रखा, उन्हें मंदिरों, स्कूलों और कुओं तक से दूर रखा। ऐसे में हिंदू समाज के भरोसे दलितों का उद्धार संभव नहीं था। उन्हें अपनी ताकत खुद बनानी होगी और इसके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात को इतनी तार्किकता और साहस के साथ रखा कि ब्रिटिश सरकार और अन्य प्रतिनिधि उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने भाषणों में न केवल दलितों की दयनीय स्थिति को उजागर किया, बल्कि यह भी बताया कि भारत का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब समाज का हर हिस्सा बराबरी का हक पाए। उनके तर्क इतने मजबूत थे कि 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को मंजूरी दे दी गई। यह डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। गांधी जी ने इस फैसले के खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यह हिंदू समाज को तोड़ देगा। गांधी जी का अनशन पूरे देश में एक भावनात्मक लहर बन गया। लोग डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव डालने लगे कि वे अपनी मांग वापस लें। यह उनके लिए एक बेहद मुश्किल पल था। एक तरफ उनके समुदाय के लिए पहली बार मिली राजनीतिक जीत थी, दूसरी तरफ गांधी जी की जान का सवाल था। आखिरकार 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें अलग निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़कर दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह समझौता कई लोगों के लिए गांधी जी की जीत के रूप में देखा गया, लेकिन असल में यह डॉक्टर अंबेडकर की रणनीति का एक हिस्सा था।
वे जानते थे कि दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसी भी कीमत पर जरूरी है। पूना पैक्ट ने भले ही अलग निर्वाचक मंडल की मांग को खत्म कर दिया, लेकिन इसने दलितों को विधायिकाओं में जगह दी, जो आगे चलकर उनके आंदोलन को मजबूती देने वाला साबित हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर की यह लड़ाई इसलिए अनसुनी है क्योंकि इसे अक्सर गांधी जी के अनशन और पूना पैक्ट की छाया में देखा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी ने दलितों को पहली बार एक राष्ट्रीय मंच पर पहचान दी। उन्होंने न केवल भारत के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह साबित किया कि दलित कोई कमजोर या असहाय समुदाय नहीं है, बल्कि एक ऐसा समूह है जो अपने हक के लिए लड़ सकता है। इस कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर अंबेडकर को एक नए तरह का आत्मविश्वास दिया। वे समझ गए कि सामाजिक बदलाव के लिए केवल सड़कों पर आंदोलन ही काफी नहीं, बल्कि नीतियों और कानूनों में बदलाव भी जरूरी है। यही सोच आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की यह लड़ाई उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक थी। वे न केवल अपने समय के लिए लड़ रहे थे, बल्कि भविष्य के भारत के लिए भी एक नींव रख रहे थे। दोस्तों, अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अमित शाह ने फिर से बाबा साहेब का अपमान किया है। मामला तब शुरू हुआ जब ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने की योजना बनाई गई। इस प्रस्ताव को हाई कोर्ट, प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की मंजूरी मिल चुकी थी और प्रतिमा स्थापना की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन कुछ वकीलों के एक समूह ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। इन वकीलों ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट परिसर में किसी भी व्यक्ति की प्रतिमा लगाना अनुचित है, लेकिन कई संगठनों और विपक्षी दलों ने इस विरोध को जातिवादी और मनुवादी मानसिकता से प्रेरित बताया। उनका कहना था कि यह विरोध न केवल बाबा साहेब के योगदान को कमतर करने की कोशिश है, बल्कि दलित और बहुजन समुदाय के प्रति एक अपमानजनक रवैया भी दर्शाता है। इस विरोध के चलते प्रतिमा स्थापना की प्रक्रिया रुक गई, जिससे सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया। इस पूरे विवाद में अमित शाह की चुप्पी ने आग में घी डालने का काम किया। गृह मंत्री के रूप में शाह देश के कानून व्यवस्था और आंतरिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में एक संवेदनशील मुद्दे पर उनकी ओर से कोई बयान या कार्रवाई न होना कई लोगों को खटक गया। विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और बहुजन संगठनों ने इसे बाबा साहेब के प्रति बीजेपी और शाह की उदासीनता का सबूत बताया। उनका तर्क था कि अगर बीजेपी वास्तव में बाबा साहेब के सिद्धांतों और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, तो अमित शाह को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दे सकते थे कि प्रतिमा स्थापना में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या कम से कम एक बयान देकर बाबा साहेब के सम्मान की बात दोहरा सकते थे। लेकिन शाह की ओर से कोई प्रतिक्रिया न आने से यह धारणा बनी कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे। यह विवाद तब और गहरा गया जब इसे दिसंबर 2024 में अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए उस बयान से जोड़ा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। इस बयान को पहले ही विपक्ष और बहुजन समुदाय ने अपमानजनक माना था। ग्वालियर हाई कोर्ट के इस ताजा विवाद ने उस बयान को फिर से सुर्खियों में ला दिया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर शाह और उनकी पार्टी बाबा साहेब के प्रति इतना सम्मान रखते हैं, तो ग्वालियर जैसे महत्वपूर्ण मामले में उनकी चुप्पी क्यों? यह चुप्पी न केवल बाबा साहेब की प्रतिमा के प्रति असम्मान के रूप में देखी गई, बल्कि यह भी सवाल उठा कि क्या बीजेपी केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए बाबा साहेब का नाम इस्तेमाल करती है? सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर इस मुद्दे ने तीखी प्रतिक्रियाएं देखीं। कई यूजर्स ने लिखा कि अमित शाह और बीजेपी की चुप्पी उनकी मनुवादी सोच को उजागर करती है। कुछ ने इसे संविधान के प्रति उनके दावों का पर्दाफाश बताया, क्योंकि बाबा साहेब संविधान के प्रमुख निर्माता थे। दूसरी ओर बीजेपी समर्थकों ने तर्क दिया कि यह एक स्थानीय और प्रशासनिक मामला है, जिसमें केंद्र सरकार या शाह का सीधा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। उनका कहना था कि हाई कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है और वहां के मामलों में स्थानीय प्रशासन और कोर्ट को ही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन यह तर्क
बहुजन समुदाय को शांत करने में नाकाम रहा, क्योंकि वे इसे बाबा साहेब के प्रति बीजेपी की कथित दोहरी नीति का हिस्सा मानते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और स्थानीय प्रशासन पर केंद्र और राज्य सरकार का प्रभाव माना जाता है। फिर भी प्रशासन ने विरोध करने वाले वकीलों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया, जिसे कई लोगों ने बाबा साहेब के प्रति अपमान के रूप में देखा। अमित शाह, जो बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार और गृह मंत्री हैं, इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते थे। उनकी चुप्पी ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या वह और उनकी पार्टी वास्तव में बाबा साहेब के सिद्धांतों और बहुजन समुदाय के सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर हुए विवाद में अमित शाह की चुप्पी ने उनके और बीजेपी के इरादों पर गंभीर सवाल उठाए। यह चुप्पी खासकर उनके पिछले विवादित बयान के संदर्भ में कई लोगों के लिए बाबा साहेब के प्रति अपमान के समान थी। यह मामला न केवल बाबा साहेब के सम्मान से जुड़ा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजनीतिक दलों और नेताओं की जवाबदेही जनता के सामने कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।